इस साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है। देखिए, आप ऐसे सीओ पीओ लफंडरों के बयान को आप लोग ज्यादा महत्व देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। दुनिया भर के लफंडर ऐसे घूम रहे हैं, अधिकारी उनसे कुछ भी बलवा लेते हैं, उसके बाद दिन भर उसको चलाते रहते हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की करारी शिकस्त के बाद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संबल के सीओ अनुज चौधरी पर अपनी बौखलाहट जाहिर की है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में संबल सीओ अनुज चौधरी के जुम्मा और होली को लेकर के दिए गए बयान पर सियासी घमासान तेज हो चुका है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी तारीफ करते हुए ये कहा कि वो पहलवान अधिकारी हैं और फिलहाल वो प्यार से समझा रहे हैं, जिन्हें रंगों से परहेज है वो घर में रहे। तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता लगातार इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। अब इस बयान पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने संबल सीओ अनुज चौधरी को लफंडर टाइप बता दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में जिस तरीके से अधिकारी की ओर से यह बयान दिया गया है, उसकी जम करके आलोचना विपक्षी दलों की ओर से की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि अधिकारी ने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है जिसकी वजह से इस तरीके की बयानबाजी होनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलने का एक अहम फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तुराब बाजार अब सीताराम बाजार होगा। इसके अलावा तुराब नगर चौक को अब अयोध्या चौक के नाम से जाना जाएगा। दरअसल ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया हो और किसी स्थान का नाम चेंज किया हो। इससे पहले भी कई दफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरीके के फैसले ले चुके हैं। लेकिन सबसे पहले बात अगर हम संजय सिंह की करें तो संजय सिंह ने न सिर्फ संबल के सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर के प्रतिक्रिया दी है, बल्कि वहीं दूसरी ओर संजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया है तो इस बजट को लेकर के भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जितने भी वादे हैं वो तमाम वादे खोखले हैं। लेकिन उससे पहले आप भी सुन लीजिए कि आखिर संजय सिंह ने ऐसा क्या कुछ संबल के सीओ अनुज चौधरी को लेकर के कहा। देखिए, आप ऐसे सीओ पीओ लफंडरों के बयान को आप लोग ज्यादा महत्व देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। दुनिया भर के लफंडर ऐसे घूम रहे हैं, अधिकारी उनसे कुछ भी बलवा लेते हैं, उसके बाद दिन भर उसको चलाते रहते हैं। अधिकारी हैं तो क्या नहीं, अधिकारी हैं तो इनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की है ना। नेता बन के, हीरो बन के रोज बयान देता है मीडिया में, उसका काम है ये बयान देना। भाई उसका काम कानून व्यवस्था बनाना है कि उसका काम नेतागिरी करना है? नेतागिरी करना है तो कुर्ता पजामा पहन के चुनाव लड़े। भाई किस मौलाना ने, किस मुसलमान ने कहा कि हम हिंदुओं का होली का त्योहार डिस्टर्ब करेंगे? बिना मतलब फर्जी हवा बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे ये अधिकारी क्या है, वो सत्ता के गुलाम होते हैं। कोई नई सरकार आएगी उसको सलूट बजाने लगेगा। तो इन लोगों की बातों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि संबल सीओ अनुज चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में एक बार आती है। अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगता है कि होली के रंग से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उन्हें उस दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस ने मुरादाबाद डीआईजी को अनुज चौधरी के खिलाफ शिकायत भी भेजी है। अब विपक्ष जहां अनुज चौधरी के बयान की आलोचना कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन किया है। दरअसल एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देखिए, होली के अवसर पर मुझे लगता है कि एक दूसरे की भावना का सम्मान होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है। होली साल में एक बार आती है तो ये कहा गया कि प्यार से समझाया गया है। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि होली साल में एक बार आती है और जुमे की नमाज हफ्ते में स्थगित भी हो सकती है। कोई बाध्यकारी तो नहीं है कि होना ही तय है, लेकिन कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो मस्जिद में ही जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा, या तो जाना है तो रंग से परहेज ना करे। जो हमारा वह पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन पुरस्कार विजेता रहा है, पूर्व ओलंपियन रहा है, अब
पहलवान की बात है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा। कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में जो बजट पेश किया गया है योगी सरकार की ओर से, इसको लेकर के बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि कई सारे जो पैसे हैं बजट के, वो तो सही ढंग से खर्च ही नहीं किए गए हैं। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने यह भी कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन गंगा आज भी मैली है, गंगा के पानी को कोई पी नहीं सकता। इस तरीके की बातें भी संजय सिंह की ओर से बोली गई है। आप भी सुनिए क्या कुछ संजय सिंह ने योगी सरकार के बजट को लेकर के कहा है। हम सब लोग जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश की जनता से जब भी वोट मांगने के लिए आते हैं, ये कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिएगा, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार है। इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको हर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, सब चीजों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन आज मैं जो नफरती एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जिस एजेंडे के नीचे ये सच्चाई को छिपाना चाहते हैं, उससे आपको रूबरू कराना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की इन्होंने क्या हालत बना रखी है, किन किन क्षेत्रों में कितनी दुर्दशा की है, वो मैं आपके सामने आंकड़ेवार रखना चाहता हूं। और खास तौर से क्योंकि ये बजट का सत्र था, उत्तर प्रदेश के बजट में बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन उसके बारे में जो गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के किसानों को, नौजवानों को, माताओं बहनों को, आम इंसान को ये जानने की कोशिश करना चाहिए था कि क्या हुआ है उनके लिए इस बजट में, वो प्रयास नहीं किया गया। मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 23-24 में एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर यानी कि शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति विभाग के लिए 85,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। 73,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया, यानी जो बजट निर्धारित किया गया उससे भी 14% कम बजट खर्च किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उससे भी बुरी हालत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 47,000 करोड़ रुपए बजट के अंदर प्रावधान किया गया और खर्च किया गया 28,911 करोड़ रुपए, यानी कि जो बजट स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र की कितनी बदहाली है, अस्पतालों का कितना बुरा हाल है, हम लोग देखते हैं। मोमबत्ती की रोशनी में ऑपरेशन करते हुए दृश्य हम लोग देखते हैं, अस्पतालों में बेड पर कुत्तों को बैठे हुए हम लोग देखते हैं कि कोरोना की महामारी में उत्तर प्रदेश का क्या हाल हुआ। उस स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बजट निर्धारित किया गया था उसका 39% कम बजट खर्च किया गया। 39% बजट खर्च किया गया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में 14% बजट कम खर्च किया गया। अब आते हैं वाटर सप्लाई के क्षेत्र में। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन, जल आपूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में 24,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 18% बजट खर्च नहीं किया गया। नगर विकास के क्षेत्र में 28,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 28,465 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 27,795 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 2% पैसा खर्च नहीं किया गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके बारे में समाज के वंचित वर्ग को सबसे ज्यादा चिंता होती है। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज, इनके कल्याण के लिए
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो बजट निर्धारित किया गया था वो किया गया था 6,085 करोड़ रुपए बजट खर्च हुआ 4,327 करोड़ रुपए, 29% बजट का हिस्सा खर्च नहीं किया गया। 6,085 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 4,327 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 27% बजट, 29% बजट खर्च नहीं किया गया। सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में 18,668 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया गया, 16,823 करोड़ रुपए खर्च किया गया, लगभग 10% बजट खर्च नहीं किया गया। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 32,771 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 28,272 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 14% बजट का हिस्सा खर्च नहीं किया गया। सिंचाई के क्षेत्र में और बाढ़ के क्षेत्र में 22,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 14,422 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 35% पैसा खर्च नहीं किया गया। बिजली के क्षेत्र में इन्होंने बजट बढ़ाया, लेकिन वास्तविक जो बजट है ये दिखा रहे हैं कि 14% अधिक बजट खर्च किया गया, लेकिन उसका भी मैं अभी आंकड़ा दूंगा आपको कि जो बजट इन्होंने 43,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया था वो कितना नाकाफी है उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में 41,286 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 38,688 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 6% पैसा खर्च नहीं किया गया। सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में 38,338 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 36,223 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 6% पैसा खर्च नहीं किया गया। अब उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग की अंतिम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग, जिसको तमाम आवश्यकताएं होती है अपनी पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए, और उनको तो बाकी कामों में लगा रखा है, बुलडोजर चलाने में, नफरत फैलाने में, तो 35,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया, 35,579 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया, 28,760 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 19% बजट का हिस्सा खर्च नहीं किया गया। अब इसमें एक बहुत अच्छी चालाकी ये लोग करते हैं, वो मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं आपको। ये बजट का निर्धारण कैसे करते हैं? जैसे बजट में प्रावधान इन्होंने 24-25 के लिए रखा 1,03,35 करोड़ रुपए शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए। फिर एक संशोधित बजट लेके आए जिसका आप लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब मेन बजट आता है उसकी चर्चा होती है, बजट आ गया, लेकिन बीच में जो रिवाइज्ड बजट आता है, संशोधित बजट जो आता है, उसकी कोई चर्चा ही नहीं होती। तो बीच में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक संशोधित बजट प्रस्तुत किया, वो किया 84,985 करोड़ रुपए का। यानी कि जो बजट इन्होंने निर्धारित किया था 2023-24 में, 2024-25 में उसको घटा के इन्होंने 15% कम कर दिया, और अभी 25-26 के लिए इन्होंने 1,03,553 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमने बजट को 22% बढ़ा दिया। ये चालाकी आप देखिए, पहले 15% घटाया और फिर जो घटाया हुआ बजट है उसमें थोड़ा अमाउंट जोड़ के कह रहे हैं हमने 22% बढ़ा दिया जो पिछली बार का बजट था उससे। अरे भाई, पिछली बार का बजट तो 1,03,000 करोड़ रुपए था, उसमें आपने 15% घटा दिया। तो ऐसे ही सारे फिगर मैं आपको दे दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता क्या है? आप शिक्षा के क्षेत्र में जो पैसा निर्धारित करते हैं बजट में, वो खर्च नहीं कर पाते, 15% पैसा आप नहीं खर्च करते।
आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40% बजट का हिस्सा खर्च नहीं करते। आप एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो पैसा निर्धारित है, अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण के लिए जो पैसा निर्धारित है, उसका 30% पैसा, 29% पैसा आप खर्च नहीं करते। आप पुलिस के लिए जो पैसा निर्धारित करते हैं वो पैसा आप खर्च नहीं करते। आपने हर सेक्टर की एक तरीके से कहें तो बैंड बजा रखी है। तो इसलिए ये जो बजट आपने प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश का, इस पे एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि कितना आपने बजट निर्धारित किया और कितना आपने बजट खर्च किया है। और इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप गुमराह करने के बजाय ये आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या सिर्फ आपका एक ही काम है दिन रात हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना, लोगों को बांटना, लेकिन जो उनके कल्याण की बात है वहां कोई काम नहीं करना है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 8 लाख बच्चे 8 महीने के अंदर सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार का आंकड़ा है जो पार्लियामेंट में दिया गया जयंत चौधरी जी के द्वारा, जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार के। आसाम में इसी प्रकार से 65,000 बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 8 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। यह गंभीर प्रश्न है कि जब आपको सरकारी स्कूल बनाने की जरूरत है, अस्पताल बनाने की जरूरत है, जलापूर्ति पहुंचाने की जरूरत है, सिंचाई की सुविधा देने की जरूरत है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है, स्वास्थ्य के क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है, तो आप सिर्फ पूरे प्रदेश को एक नफरत के एजेंडा में झोंक के न रोजगार का सृजन कर रहे हैं, न कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं, न शिक्षा के क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा? तो मैं चाहता हूं कि मोदी जी जब इस बार आए और योगी जी से जब प्रश्न किया जाए तो उनसे पूछा जाए कि भाई ये डबल इंजन की आपकी जो सरकार है, ये सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है और सिर्फ खोखले वादे हैं। जनता के लिए काम करने की जहां तक बात है, सच्चाई में ये आंकड़े चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आपने प्रदेश के लिए सिर्फ धोखेबाजी करने का काम किया है, जनता के लिए काम नहीं किया। एक और महत्वपूर्ण विषय जो इस समय काफी चर्चा में है, केंद्र सरकार की संस्था जिसके मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, उसके अधीन आने वाली संस्था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गंगा नदी के पानी के बारे में जो रिपोर्ट दी वो बहुत चौंकाने वाली है। उस रिपोर्ट में कहा गया कि गंगा का पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि याचमन करने लायक भी नहीं है, नहाने लायक भी नहीं है। वो पानी आपके नहाने पर, उसका इस्तेमाल करने पे बीमारियों को जन्म दे सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन आने वाली संस्था की रिपोर्ट कह रही है और ये एनजीटी के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। उसके जवाब में उत्तर प्रदेश सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने एक रिपोर्ट रखी कि नहीं साहब सब कुछ अच्छा है, जिसपे इनको फटकार मिली कि ये पुरानी रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, ताजा रिपोर्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मां गंगे को धोखा देने का काम मत कीजिए। नमामि गंगे योजना में 40,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी खर्च कर चुके हैं। उस 40,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ, एक एक पैसे का हिसाब दीजिए। कानपुर में चलिए गंगा प्रदूषित, प्रयागराज में चलिए, काशी में चलिए, नालों का पानी गंगा नदी में जा रहा है। चलिए आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है गंगा की।
क्या हालत है यमुना की। आप हरियाणा में, अब आप दिल्ली में भी आ गए, उत्तर प्रदेश में आप, सेंटर में आप, कितना पैसा चाहिए आपको। हजारों करोड़ रुपए आपने पानी की तरह बहाया, अभी भी आप गंगा का प्रदूषण दूर नहीं कर पाए, अभी भी आप यमुना को साफ नहीं कर पाए। सवाल बार बार दिल्ली की एक सरकार से आप पूछते रहते थे, अब तो हर जगह आपकी सरकार है। तो इस एक एक रुपए का हिसाब हम लोगों को चाहिए। 40,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे योजना में कहां खर्च किया, और अगर इसके बारे में स्पष्टता के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं बताती है तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर इसको लेकर अभियान चलाएगी, आंदोलन करेगी। गंगा जहां जहां प्रदूषित है वहां जाकर हम लोग इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने का काम करेंगे। मुझे इतनी ही बात कहनी थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि ये बजट के साथ जो इन्होंने खेल किया है उस खेल की जानकारी आपको दी जाए। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी दिल्ली सरकार ने आज 2500 रुपए वो महिलाओं के खाते में डालने जा रहे हैं। दिल्ली की सरकार क्या डालने जा रहे हैं? 2500। पढ़ा आपने उसको? प्रधानमंत्री जी ने कहा था, देखिए ये फिर वही आ गई बात। प्रधानमंत्री जब भी कुछ बोले देश की जनता को सावधान हो जाना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी है, और भारतीय जुमला पार्टी के सबसे प्रमुख नेता का एक जुमला है। क्या बोला था प्रधानमंत्री जी ने? दिल्ली की हर महिला के खाते में 8 मार्च को 2500 रुपए पहुंच जाएगा। अब आप उसमें क्या कह रहे हैं? अब आपने उसमें इतने नियम बना दिए कि मुझे लगता है 10% से ज्यादा महिलाओं को आप इस योजना का लाभ नहीं दे पाएंगे। दिल्ली की 90% महिलाओं को इस योजना से आप वंचित रखेंगे। इतने सारे आपने उसमें क्लॉज बना दिए, इतने सारे रोक आपने लगा दिए। जैसे मैं आयुष्मान योजना के बारे में कहता हूं कि अगर आपके घर में फटफटिया स्कूटर है तो आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपका पक्का मकान है तो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 10,000 महीने की आमदनी है तो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से आपने ये एक बार फिर प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता के साथ जुमला बोलने का काम किया है, और उनका वादा एक धोखा साबित हुआ है। और प्रधानमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि अब वास्तव में आपकी पार्टी का नाम भारतीय जुमला पार्टी हो चुका है। अब झूठ और जुमला बोलना बंद कर दीजिए। देश की जनता को मैं सावधान करना चाहता हूं विनम्रतापूर्वक कि जब भी प्रधानमंत्री जी बोले कुछ तो उससे कृपया करके बहुत जांच पड़ताल करके ही उसके ऊपर भरोसा कीजिए। और भरोसा करने लायक कुछ है भी नहीं। यहां यूपी में तो आए थे चुनाव के पहले, 22 के पहले हम लोगों ने सुना था, कहा था यूपी के नौजवानों चिंता मत करना, गोबर से रोजगार दे देंगे आपको। गोबर से रोजगार दे रहे थे हमारे नौजवानों को, यूपी वालों को। और अपने दोस्तों को क्या देते हैं? लाखों हजारों करोड़ का व्यापार, लाखों हजारों करोड़ की कर्ज माफी। तो आपके दोस्तों को लाखों हजारों करोड़ का उद्योग धंधा मिलेगा, देश की संपत्तियां मिलेंगी। आपके दोस्त मिलकर इस देश को लूटेंगे। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चंद पूंजीपतियों का माफ करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गोबर से आप रोजगार दे रहे थे। क्या हुआ उस गोबर के रोजगार का? ये पूछना चाहिए प्रधानमंत्री जी से। और योगी आदित्यनाथ जी, मैं सुनता हूं उनका असेंबली का भाषण, बहादुरी में रोज गाली गलौज, इसको हड़काना, उसको धमकाना, इसको उठा लेंगे, उसको गिरा देंगे, उसको उल्टा लटका देंगे। अरे भैया, प्रदेश के लिए क्या किए इसको तो बताओ। इस प्रदेश के नौजवानों के लिए क्या कर रहे हो? कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण के लिए क्या कर रहे हो? कुछ बताइए ना आप। मैंने आंकड़ा तो रख दिया आपके सामने। आप निर्धारित बजट की राशि बढ़ाना तो छोड़िए, निर्धारित बजट का पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं।
फिलहाल आपको बता दें कि संभल में जिस तरीके के हालात है उसको मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं सीओ अनुज चौधरी की ओर से यह बयान दिया गया था ताकि शांति का माहौल कायम रहे। और जिस तरीके से रंजिश पिछले दिनों देखने को मिली थी शहर में, उस तरीके की चीजें ना हो, लेकिन उनके बयान को लेकर के इतना ज्यादा विपक्ष की ओर से हाईलाइट किया गया और उसे गलत तरीके से दिखाया गया। लेकिन अब सीधे तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन जो है वो संभल के सीओ अनुज चौधरी को हासिल हो चुका है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ये कहना है कि जिन्हें रंगों से अगर परहेज है और उन्हें लगता है कि ये गलत है तो वो अपने घर में रह सकते हैं, उन्हें बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। और यही बात जो है वो अनुज चौधरी ने भी प्यार से समझाई है। खैर वो पहलवान है तो इस तरीके से बोलना उनकी आदत है, कुछ लोगों को बुरा लगा हो लेकिन यही सच्चाई है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अनुज चौधरी ने जो बयान दिया है उसके बाद भले ही विपक्षी दलों की ओर से प्रतिक्रिया देखने को मिली है, योगी सरकार की भी आलोचना जो है विपक्षी नेताओं ने की है, लेकिन इस बीच कई सारे मौलाना भी सामने आए जिन्होंने बकायदा ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो जुमे की नमाज है वो 2 बजे के बाद भी हो सकती है। ये भी बकायदा ऑर्डर सामने आया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी ये मानना है कि होली साल में एक बार आती है। ऐसे में जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, जो होली मनाते हैं वो दोपहर 2 बजे तक होली खेल सकते हैं, उसके बाद जो लोग हैं वो जुमे की नमाज जाकर के पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।